उत्कर्ष अकेडमी। जय हिंद दोस्तों, उत्कर्ष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं बसंत कुमार। आज मुख्य रूप से जो हम लोग चर्चा करेंगे वो टॉपिक होगा प्राचीन भारत, एंशियंट इंडिया के बारे में। ठीक है, इंडिया का जो एंशियंट हिस्ट्री है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में डाल चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है प्राचीन भारत का पार्ट 1 तो आप लिंक पे जाकर के क्लिक करें और वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो प्राचीन भारत का पार्ट 2 है। प्राचीन भारत के पार्ट 2 में जो हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करेंगे वो किसके बारे में चर्चा करेंगे? दक्षिण भारत का राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो पार्ट 1 है उसमें मध्य भारत और उत्तर भारत के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो दक्षिण भारत का राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दक्षिण भारत के राजवंश की चर्चा से पहले, इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे संगम काल के बारे में कि संगम काल क्या है। ठीक है, तो संगम काल का जो अवधि था वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। ये 100 से 300 ईस्वी तक चला था। कब से कब तक? 100 से 300 ईस्वी तक चला था। जबकि दक्षिण भारत का राजवंश जो है वो 500 से 512 ईस्वी तक 500 से 1200 ईस्वी तक चला था। संगम काल में जो हम लोग साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे वो होगा चेर साम्राज्य, चोल साम्राज्य और पांड्य साम्राज्य। ठीक है, और दक्षिण भारत में जो हम लोग चर्चा करेंगे उसमें होगा पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चोल वंश। ठीक है, इन सारे के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो 500 से 512 ईस्वी तक चला था। तो आज के अभी जो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वो किसके बारे में चर्चा करेंगे? तो संगम काल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए संगम काल को स्टार्ट करने से पहले आपको दिख रहा होगा चोल के बारे में हम लोग संगम काल में भी पढ़ने को मिलेगा हम लोगों को, और दक्षिण भारत के राजवंश में भी हम लोग चोलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इट मीन्स मैं बता दूं थोड़ा संक्षेप में कि दूसरी और तीसरी शताब्दी में, 2nd एंड 3rd सेंचुरी में यहाँ पे चोलों का काफ़ी अच्छा प्रभाव देखा गया था। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग संगम काल में भी चोल वंश को पढ़ेंगे। और जब यहाँ पे पांड्य वंश के द्वारा चोलों की समाप्ति कर दी गई थी, ठीक है, चोल की शक्ति को समाप्त कर दिया गया था, तब जाकर के फिर से 9th सेंचुरी में, 9वीं शताब्दी में चोलों का उदय हुआ था। का जब उसको हम लोग कब पढ़ेंगे? दक्षिण भारत के राजवंश में। ठीक है, मैं बता दूं थोड़ा सा यहाँ पे कि यहाँ पे जो चोल वंश जो आए थे, ठीक है, और ये जो चालुक्य वंश है, चालुक्य वंश 3 शाखा में बटा हुआ था। ठीक है, और तीनों शाखाओं के बारे में जब हम दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे तब मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए अभी हम शुरू करते हैं सबसे पहले संगम काल के बारे में। तो संगम काल आखिर है क्या? ठीक है, ये संगम काल क्यों कहलाया? तो मैं बता दूं तमिल कवियों के द्वारा अलग अलग जगह पे कई सभाएं की जाती थी। ठीक है, और उसी काल को संगम काल के नाम से जाना गया। फिर से मैं बता दूं कि तमिल कवियों के द्वारा अलग अलग विषय पे, अलग अलग जगहों पे कई सभाएं की जाती थी। उसी काल को हम लोग संगम काल के नाम से जानते हैं। उसमें से मैं बता देता हूँ 100 से 250 ईस्वी के बीच में तमिल कवियों के द्वारा कुल कितने सभाएं की गई थी? तो मदुरई, कपाटपुरम ऐसे स्थानों को मिला करके टोटल 3 सभाओं का निर्माण, मतलब 3 सभा किए गए थे, और उसी काल को संगम काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और तो ये संगम काल था। संगम काल इसको हम लोग क्यों बोलते हैं वो मैं बताया। अब हम लोग चर्चा करेंगे संगम कालीन राज्यों के बारे में। आखिर संगम कालीन राज्य है कौन? ठीक है, तो संगम कालीन राज्य बताने से पहले मैं बता देता हूँ कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित जो प्रायद्वीप भारत था, कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित जिसको प्रायद्वीप भारत था, उसको तब क्या कहा जाता था? तो तमिलकम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तमिलकम कहा जाता था। ठीक है, तमिलकम कहा जाता था। उसको 3 भागों में बांटा गया। उसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। और 3 भाग कौन कौन से थे? चेर, चोल और पांड्य। ये 3 राज्य 3 अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। किसको? तो कृष्णा नदी के किनारे जो दक्षिण भारत था जिसको तमिलकम कहा जाता था, ठीक है, उसी को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया, चेर, चोल और पांड्य साम्राज्य में। ठीक है, 3 राज्य में बांटा गया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं संगम काल में। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे चेर वंश के बारे में। किसके बारे में? तो चेर वंश के बारे में। तो चेर वंश का जो प्राचीन राजधानी थी वो कहाँ है? वंजी व करूर। देखिए दोनों थी। चेर वंश की अगर हम लोग चर्चा करें तो प्राचीन राजधानी कहाँ थी? वंजी व करूर।
ठीक है, दोनों जगह थी। इनका प्रतीक चिन्ह, चेर वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, धनुष था। दोस्तों देखिए, प्रतीक चिन्ह तीनों का जरूरी है, चाहे वो चेर का हो, चोल का हो या फिर पांडव वंश का हो, ठीक है। तीनों का प्रतीक चिन्ह, तीनों की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चेर का प्रतीक चिन्ह क्या था, धनुष था, ठीक है। और चेर वंश के जो प्रमुख घटना थी वो क्या थी, 150 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, किनके किनके बीच में, चेर और चोलों के बीच में, चेर और चोलों के बीच में एक युद्ध हुआ था, ठीक है। जिसमें क्या हुआ था कि चोलों के शासक जो करिकाल थे, मैं लिखा हूँ, ठीक है, कि चोल के महानतम शासक कौन थे, करिकाल, ठीक है। तो जो चोल के शासक करिकाल थे उनके पिता को मार दिया, किन्होंने, चेरों ने मार दिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि युद्ध किनके बीच में हुई थी, चेर और चोलों के बीच में हुई थी। तो चेरों ने क्या किया, चोल के शासक जो करिकाल थे उनके पिता को मार दिया, ठीक है। अब चोलों ने क्या किया, बदले में चेर के राजा को ही मार दिया, ठीक है। और इस तरीके से चेर के राजा को मार करके अपना बदला लिया। धीरे 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 क्या हुआ, दोनों के बीच में फिर संबंध स्थापित हो गई, ठीक है। तो अगर पूछा जाए चोल वंश का महानतम शासक कौन था, तो नाम क्या होगा, करिकाल थे। क्या नाम था उनका, करिकाल थे, ठीक है। और अगर चर्चा करें हम लोग चेर वंश का, तो चेर कवियों के द्वारा, चेरों का जो शासक था, मतलब सबसे शक्तिशाली शासक थे किनका, चेरों के, वो किनके द्वारा बताया गया, चेर कवियों के द्वारा। उनका नाम क्या था, सेन गुटवन थे। अगर पूछा जाए चेर वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, तो सेन गुटवन थे। और सेन गुटवन को ही मैं बता दूं लाल चेर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, लाल चेर के नाम से जाना था। आप लिख लीजिए, लाल चेर के नाम से किन्हें जाना जाता था, तो सेन गुटवन को जाना जाता था। और सेन गुटवन ने ही, या फिर आप लाल चेर बोलिए, जिन्होंने पत्नी पूजा की शुरुआत करवाई थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पत्नी पूजा की शुरुआत किन्होंने करवाई थी, तो आपका जवाब लाल चेर भी हो सकता है और सेन गुटवन भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि सेन गुटवन का ही दूसरा नाम क्या था, लाल चेर, मतलब लाल चेर के नाम से जाने जाते थे। कौन, सेन गुटवन, ठीक है। तो सेन गुटवन के बाद, इट मीन्स लाल चेर के बाद अगला जो प्रसिद्ध शासक आए, कौन सा वंश का, चेर वंश का, वो कौन थे, आदित्य गेमान थे। कौन थे, आदित्य गेमान। और गन्ने की खेती का जनक, गन्ने का खेती का जनक किनको कहा जाता है, तो आदि गेमान को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आदि गेमान ने ही गन्ने की खेती का शुरुआत किया था, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चेर वंश के बारे में। अंत में दूसरी शताब्दी आते आते, सेकेंड सेंचुरी आते आते, चेरों की जो शक्ति है वो छीन होने लगी, मतलब कम होने लगी। और फिर किसका शासन आ गया, तो चोलों का शासन आ गया। क्यों, क्योंकि चेर वंश समाप्त हो गई थी, ठीक है। तब हम लोग आगे किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो चोल वंश के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में करेंगे, चोल वंश के बारे में करेंगे। अब चोल वंश का जो उदय हुआ था वो चेर वंश के समाप्ति के बाद हुआ था। किनके बाद, चेर वंश की समाप्ति के बाद हुआ था। तो यहाँ भी मैं बताया कि जो राजधानी है, ठीक है, या फिर प्रतीक चिन्ह है, वो तीनों का जरूरी। देखते हैं कि चोल वंश का जो राजधानी है वो कहाँ थी, तो मंतूर, उरेयूर और तंजौर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, जब 9वीं शताब्दी में फिर से चोलों का उदय हुआ था, ठीक है, तब वहाँ पे तंजौर को जीत करके राजधानी किसको बना दिया गया था, तंजौर को ही बना दिया गया था। ये 9वीं शताब्दी में हुआ था। अभी जो हम लोग संगम काल में पढ़ रहे हैं तब की राजधानी क्या थी, मंतूर और उरेयूर थी। लेकिन अगर तंजौर पूछा जाए तो तंजौर जो है वो 9वीं शताब्दी में राजधानी बनाई गई थी। क्यों, क्योंकि संगम काल में दूसरी और तीसरी शताब्दी के बाद फिर से चोलों का उदय कब हुआ था, तो 9th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। इनका अगर प्रतीक चिन्ह के बारे में चर्चा करें तो चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था, बाघ था। ध्यान रखिएगा, चेर का प्रतीक चिन्ह क्या था, धनुष था, ठीक है। चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या है, बाघ है। उसी तरीके से हम लोग पांड्य की जब चर्चा करेंगे तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो मछली है, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे। तो पूछा जाए कि चोल वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो बाघ था। इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ चोल वंश से, कि कोरोमंडल के नाम से, किस नाम से, कोरोमंडल के नाम से कौन सा साम्राज्य जाना जाता था, कौन सा राज्य जाना जाता था। तो दोस्तों मैं बता दूं, कोरोमंडल के नाम से चोल वंश ही जाना जाता था, चोल साम्राज्य जाना जाता था, ठीक है। तो जवाब क्या होगा, कोरोमंडल के नाम से कौन जाना जाता था, तो चोल साम्राज्य जाना जाता था, ठीक है। चोल साम्राज्य में ही तीसरे और चौथे शताब्दी में, 3rd and 4th सेंचुरी में 2 महान शासक आए थे, ठीक है, जिनका पावर बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। कब,
दूसरी और तीसरी शताब्दी में, ठीक है, चोल वंश में देखने को मिला था। ठीक है, वो दो शासक कौन कौन थे? तो पहला थे करिकाल और दूसरा थे एलारा। ठीक है, अब करिकाल के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद एलारा के बारे में जानेंगे। ध्यान रखिएगा, करिकाल और एलारा का उदय कब हुआ था, मतलब ये दोनों शासक कब आए थे, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कब बने थे? तो तीसरी और चौथी शताब्दी की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले करिकाल के बारे में समझें तो करिकाल जो थे उन्होंने श्रीलंका से 12,000 लोगों को गुलाम बना करके भारत लाया था। कितने? 12,000 लोगों को श्रीलंका से गुलाम बना करके भारत लाया था। ठीक है, और भारत लाने के बाद कावेरी नदी के तट पे, इट मीन्स कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर, कितना? 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था। कौन? करिकाल ने। अगर पूछा जाए कि कावेरी नदी के तट पे 160 किलोमीटर का बांध का निर्माण किन्होंने करवाया था, तो जवाब में क्या होगा? करिकाल ने करवाया था। करिकाल कौन थे? तो चोल वंश के महाप्रतापी शासक थे। ठीक है, और देखते हैं करिकाल ने और क्या किए थे। तो पुहार बंदरगाह, जिसे आज कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है, पुहार बंदरगाह को ही कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किन्होंने करवाया था? तो करिकाल ने करवाया था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा कि कावेरी पत्तनम या पुहार बंदरगाह का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो करिकाल ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किनके बारे में? करिकाल के बारे में। अब अगर आगे चर्चा करें एलारा के बारे में, तो देखिए एलारा के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एलारा जो थे वो एकमात्र पूरे दक्षिण भारत राजवंश में एकमात्र ऐसे शासक थे एलारा, जिन्होंने श्रीलंका पे 50 सालों तक शासन किया था। श्रीलंका को जीत करके 50 सालों तक शासन किया था। किन्होंने? एलारा ने। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगर पूछा जाए कि श्रीलंका को जीत करके लगातार 50 सालों तक शासन करने वाले शासक कौन थे, तो क्या बताएंगे? एलारा थे। ठीक है, और एलारा का प्रभाव कब देखने को मिला था? तो चोल साम्राज्य में देखने को मिला था। ठीक है, तो इस तरीके से ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चोल वंश के बारे में। अब तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, चलिए चेर वंश समाप्त हो गया, चोल समाप्त हो गया, अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे पांड्यों के बारे में, पांडव वंश के बारे में। ठीक है, तो मैं बताया कि राजधानी सबकी जरूरी है, तो पांडव वंश की जो राजधानी है वो कहाँ है? मदुराई है। कहाँ है दोस्तों? मदुराई। अगर पूछा जाए कि पांडव वंश की राजधानी कहाँ है, तो मदुराई है। इनका प्रतीक चिन्ह मैं बताया, चेर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो देखिए मैं बताया हूँ धनुष। ठीक है, चोल का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। अब यहाँ पे आ रहा है पांड्य साम्राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? मछली था। क्या होगा? मछली। अगर पूछा जाए कि पांडव वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो जवाब में क्या होगा? मछली था। ठीक है, और पांडव वंश का उल्लेख जो है वो इंडिका नामक पुस्तक में किया गया है। किस में किया गया है? इंडिका नामक पुस्तक में। और इंडिका नामक पुस्तक के बारे में मैं बताया था कि इंडिका नामक पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। अगर आपने नहीं देखा है पिछले वाला वीडियो, तो आप जाएं, लिंक पे क्लिक करें। ठीक है, और देख सकते हैं वहाँ पे मैं बताया था इनके बारे में विस्तार रूप से कि इंडिका नामक पुस्तक को किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज कौन थे? मैं उसमें सारा बताया हूँ। ठीक है, अब जाकर के एक बार देख ले। तो अगर पूछा जाए कि पांडव वंश का उल्लेख किस बुक में किया गया है, जवाब में क्या होगा? इंडिका नामक पुस्तक। इंडिका बुक में किया गया है। किनके द्वारा लिखा गया था? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। और यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्ट जो है, एकमात्र ऐसा साम्राज्य था जहाँ का शासन व्यवस्था स्त्रियों के हाथों में था। आमतौर पे हम लोग सुनते हैं, ठीक है, कि किसी भी राज्य का, किसी भी वंश का जो शासनकाल होता है वो पुरुषों के या राजाओं के हाथ में होता है, लेकिन पांडव वंश एक ऐसा एकमात्र साम्राज्य था जिसका शासनकाल किनके हाथों में था? तो स्त्रियों के हाथों में था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि मोतियों के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य, मोतियों के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो पांड्य राज्य था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ के प्रसिद्ध शासक, जो सबसे शक्तिशाली शासक, सब जगह पे चर्चा की है, चेर वंश में भी, चोल वंश में भी। तो देखते हैं कि पांड्य वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? तो उनका नाम क्या था? नेडियोन था। क्या था? नेडियोन। अगर पूछा जाए कि पांड्य वंश के सबसे शक्तिशाली पर सबसे प्रभावी शासक कौन थे, जवाब में क्या होगा दोस्तों? तो नेडियोन होगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे 5th सेंचुरी में, मतलब 5वीं शताब्दी में
पांड्य वंश की समाप्ति हो गई। ठीक है, और 5वीं शताब्दी के बाद ही हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यहाँ 5वीं शताब्दी से मतलब 500 से 1200 ईस्वी तक हम लोग पढ़ेंगे किसमें, दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में। ठीक है, चलिए